guys, hello friends, hello my dear students. You are on my YouTube channel Nice Race Classes. Today in this video we shall discuss very essential, profitable and interesting topic, how to study new English book prescribed by UP board for class 9th and 11th, Behave with moments and Hornbill with snapshots. जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि विहाइव एंड हॉर्नबिल का अध्ययन कैसे करें। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है, ये वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए आवश्यक लगा क्योंकि इन न्यू बुक्स में पैराग्राफ्स के बीच में जो हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा है, आप जानते हैं अभी आज के कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले क्लास में स्टूडेंट्स के पास गाइड बुक्स जिसमें हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा होता है, उसको क्लास में ले जाने पर टीचर्स की डांट पड़ती थी। हम लोग जब क्लास में जाते थे और गाइड बुक्स हाथ में देखकर टीचर्स डांटता था, और आज आपके बुक्स में खुद गाइड बुक दे दी गई है। तो ये बिल्कुल नई चीज़ है, ये पहली बार हुआ है। तो इन बुक्स का स्टडी कैसे करें ये जानना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है, मेरे पॉइंट्स क्या है, ये जानना अति आवश्यक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th में जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है बिहाइव, और उसके साथ जो पहले सप्लीमेंट्री रीडर हुआ करती थी उसके स्थान पे मोमेंट्स है, और 11th में हॉर्नबिल और उसके साथ स्नैपशॉट्स है। इन सब में इंग्लिश पैराग्राफ के नीचे, ठीक नीचे हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा है। तो मेरे हिसाब से इन बुक्स का स्टडी करते समय कुछ पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखने चाहिए, और छोटी छोटी बातों का काफ़ी बड़ा असर होता है। वो समझ में नहीं आता है, देखने में नहीं आता है, लेकिन उनका बहुत बड़ा असर होता है। तो आइए जानते हैं कि ये पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी क्या है, मेरे लॉजिक इसके पीछे क्या है। तो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का मेनली दो मेथड्स होते हैं। फॉरेन लैंग्वेज मीन्स लर्निंग लैंग्वेज, जिसको आप सीख रहे होते हैं। अब जैसे कोई ब्रिटिशियन है, वो हिंदी सीख रहा है तो उसके लिए हिंदी फॉरेन लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश सीखें, फ्रेंच सीखें, चाइनीज सीखें, जर्मन सीखें, तो ये लैंग्वेजेस आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज होगी। उर्दू सीख रहे हैं आप, वो भी आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज के अंतर्गत आएगी। तो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के टू मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड्स और एक ट्रेडिशनल मेथड्स। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की। आज मैं ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि दो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। दो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो भाषा आप सीख रहे होते हैं वो, और एक बेस लैंग्वेज। बेस लैंग्वेज का मतलब आपकी मदर लैंग्वेज, मतलब एक सपोर्ट लैंग्वेज होती है एज योर मदर लैंग्वेज।
support language is your mother language, and a foreign language that has been learned by you. तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि जब किसी चीज को बताया जाता है, जब अल्फाबेट्स स्टार्ट किए जाते हैं, तो बेस लैंग्वेज का, आपके मदर लैंग्वेज का उसमें हेल्प ली जाती है। जैसे यूपी बोर्ड में प्राइमरी की बुक्स आप देखे होंगे, अगर उसमें लिखा होता है ए फॉर एप्पल, तो उसमें एप्पल का फिगर भी बनाया होता है और उसकी हिंदी मीनिंग भी लिखी होती है, हिंदी मीनिंग भी लिखी होती है। जब कुछ आपको हिंदी में इंग्लिश में बताया जाता है, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन नीचे लिखा होता है। वर्ड मीनिंग्स जो होती हैं उनके प्रोनाउंसिएशन बताए जाते हैं, उनकी हिंदी में मीनिंग बताई जाती है। इस प्रकार से बेस लैंग्वेज को साथ में लेते हुए आपके फॉरेन लैंग्वेज को समझाने की कोशिश की जाती है, और धीरे धीरे बेस लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं। जैसे यूपी बोर्ड में क्या है कि 1 से कक्षा 8 तक जो है ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश सिखाने में। इंग्लिश टीचिंग में कक्षा 1 से 8 तक ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है यूपी बोर्ड में। कहने का मतलब कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का सपोर्ट लिया जाता है, आपके मदर लैंग्वेज का सपोर्ट लिया जाता है, इंग्लिश की हिंदी बनाई जाती है, और इस प्रकार से आप सीखते जाते हैं। तो ये रहा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड ऐसा मेथड है कि कोई भी किसी उम्र में इसका इस्तेमाल कर सकता है। बाद में भी अगर कोई सीखना चाहता है, ज़्यादा उम्र होने के बाद भी इंग्लिश सीखना चाहता है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करता है। बल्कि ये कहें कि उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड ही आवश्यक हो जाता है, बिना ट्रेडिशनल मेथड के वो किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीख नहीं पाएगा। तो इसमें 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, एक बेस लैंग्वेज जो कि आपकी मदर लैंग्वेज होती है, और एक फॉरेन लैंग्वेज जिसको आप सीख रहे होते हैं। दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरा मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपके मदर लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है, वो डायरेक्ट जो है फॉरेन लैंग्वेजेस में ही आपको जो है समझाने की कोशिश की जाती है। और इस मेथड की विशेषता ये है, डायरेक्ट मेथड की विशेषता यह है कि इसको एलिमेंट्री लेवल से शुरू करना पड़ता है। एलिमेंट्री लेवल से ही इसको शुरू करते हैं। जब आप, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड एलिमेंट्री लेवल से ही डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करता है। तो अगर सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश लर्निंग की बात करें तो उसमें डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें क्या है कि ए फॉर एप्पल, एप्पल का फिगर बुक्स में प्रिंटेड रहता है, लेकिन उसकी हिंदी वहां पे नहीं लिखी होती। और किसी भी इंग्लिश वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है, उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। बेस लैंग्वेज यानी आपके मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को आप देखेंगे उसका ग्रामर पॉइंट्स थोड़ा वीक होता है। तो उसमें ग्रामेटिकल पॉइंट का ज़्यादा इस्तेमाल ना करके प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है,
और इसके आधार पे जो है इंग्लिश लर्निंग को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड, जिसमें केवल और केवल जो भाषा आप सीख रहे होते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां तक यूपी बोर्ड की बात है, यूपी बोर्ड में कक्षा 1 से 8 तक ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, और कक्षा 8 के बाद हाई स्कूल में 9th और 10th में ट्रेडिशनल मेथड नाम मात्र रह जाता है, और 9th और 10th से डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। यानी जो एग्ज़ाम पेपर आते हैं उसमें जो क्वेश्चन लिखना होता है, क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, वो टोटल इंग्लिश में लिखना होता है, वहाँ पे हिंदी नहीं लिखनी होती है। एंटोनाइम्स, साइनोनाइम्स, होमोफोन्स, पैरेबल, ये जो भी आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश पैराग्राफ की हिंदी लिखने के लिए नहीं आती है। यानी टोटल पेपर जो है, एग्जाम पेपर जो है, इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाता है। ये इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाने का मतलब कि डायरेक्ट मेथड वहाँ से शुरू हो जाता है, और इंटरमीडिएट लेवल पे जाते जाते पूरा टीचिंग मेथड जो होता है, टीचिंग मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड में चेंज हो जाता है। यानी जो भी हम बात करते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं, और इंग्लिश पैराग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं, और किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम हिंदी का इस्तेमाल न करके इंग्लिश, ईजी इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ईजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके उस इंग्लिश वर्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। और ऐसे धीरे धीरे आपकी इंग्लिश लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव होती जाती है, और आप कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे, नॉलेज लेवल पे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाती है। तो इस समय हम बात करते हैं कि आपकी जो न्यू इंग्लिश बुक है उसको कैसे पढ़ें, क्या उसमें सावधानियां रखें। तो जैसे कि इन दो मेथड से आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश लर्निंग को सीखते समय सिर्फ और सिर्फ एक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और आप जब भी, मैं इसमें ग्रामर पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रामर टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक का अध्ययन करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो एक समय में एक ही भाषा का इस्तेमाल करें। जैसे जो पैराग्राफ्स के बीच में आपका हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा है, उसमें मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये आप एक समय में एक ही भाषा का इस्तेमाल करें। यानी अगर हिंदी अनुवाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल हिंदी अनुवाद ही उस समय पढ़ें, और अगर इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उस समय केवल इंग्लिश पैराग्राफ ही पढ़ें। यानी एक समय में एक ही लैंग्वेज आप यूज करें। अब ऐसे में क्या है कि आपने 2-4 सेंटेंसेस इंग्लिश के पढ़े, फिर इसके बाद उसके हिंदी अनुवाद देख लिए, फिर इसके बाद 2-4 सेंटेंसेस फिर पढ़े, फिर रिपीट किए, फिर हिंदी ट्रांसलेशन देखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जान भी नहीं पाएंगे और आप रटने की प्रवृत्ति में चले जाएंगे। जबकि आपको इंग्लिश रटना नहीं है, सीखना है, समझना है। तो इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट्स है लैंग्वेज का।
इसमें मेरे 4 पॉइंट्स हैं, आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज का। आप एक समय में एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, और खास करके 11th के स्टूडेंट्स को तो ये और अति आवश्यक है, क्योंकि 11th लेवल पे पूरी तरह से डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका बेसिक ग्रामर उतना स्ट्रांग नहीं है और आप इंग्लिश रीड करते समय उसका हिंदी आशय समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में क्या करें कि आप पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ जाएं, और जब हिंदी अनुवाद पढ़ें तो ये समझें कि इसमें इंग्लिश पैराग्राफ्स हैं ही नहीं। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, हिंदी की स्टोरी पढ़ रहा हूँ, और हिंदी आशय पूरा उसका समझने के बाद इसके बाद इंग्लिश रीडिंग शुरू कीजिए। और इंग्लिश रीडिंग करते समय आप उसका ग्रामेटिकली मीनिंग निकालने की कोशिश करें, न कि नीचे दिए गए हिंदी अनुवाद के आधार पर आप उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करें। जब भी आप पढ़ें तो वर्ड मीनिंग्स आप पढ़ें, और ग्रामेटिकल लेवल पे जो है उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करें, न कि पैराग्राफ्स के नीचे जो हिंदी ट्रांसलेशन दिए गए हैं उसके आधार पे आप उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करें। यानी हिंदी ट्रांसलेशन का इस्तेमाल तभी करें जब आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज महसूस होती है, डिफ़िकल्टीज फील होती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पॉइंट्स क्या है, कैसे क्या है, तभी उसका इस्तेमाल करें। अन्यथा आप समझें कि इसमें हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिया गया है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, इसमें हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिया गया। दूसरा पॉइंट है लर्निंग मेथड का। लर्निंग मेथड का मतलब कि एक समय में आप एक ही मेथड्स का इस्तेमाल करें, या तो ट्रांसलेशन मेथड का या तो डायरेक्ट मेथड का। दोनों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है, इससे आपकी इंग्लिश लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पाती। वैसे तो नियम ये होता है कि ट्रेडिशनल मेथड से धीरे धीरे आप डायरेक्ट मेथड की तरफ जाते हैं, और यदि आप ट्रेडिशनल मेथड को क्विट करके डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करने लगे, इसका मतलब कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। तो दूसरा मेरा पॉइंट था लर्निंग मेथड, यानी या तो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करें या तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट है मेरा ग्रामर। जो भाषा आप सीख रहे हैं यानी इंग्लिश, तो उसका इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ते समय आप उसका ग्रामेटिकल मीनिंग निकालने की कोशिश करें। वर्ड मीनिंग देख लें, वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रही है डिक्शनरी से देख लीजिए, आप इंग्लिश डिक्शनरी रखिए, उसमें देख लीजिए, और बाकी की मीनिंग जो है आप हिंदी अनुवाद से न निकाल करके आप ग्रामेटिकल मीनिंग निकालें, और ऐसी हैबिट डालें, ग्रामेटिकल मीनिंग गेन करने की हैबिट डालें आप, तो ये आपके लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। ऐसी हैबिट आपको पड़ती है तो, और यही आपको करना है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इंग्लिश पैराग्राफ की ग्रामेटिकल मीनिंग निकालें। आप ऐसा सीखें कि आप इंग्लिश रीडिंग करते जाएं और आपका दिमाग उसका आशय हिंदी में, आपके मदर लैंग्वेज में आपका दिमाग समझता जाए। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि आपका दिमाग
यानी इंसानी दिमाग जो होता है एक समय में एक ही भाषा का इस्तेमाल करता है। यानी इंसानी दिमाग को एक समय में एक भाषा यूज करने में आसानी होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंच भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, जर्मन भी जानता है, चाइनीज भी जानता है, और किसी को कोई बात समझाने लगे और कुछ फ्रेंच में बोले, कुछ चाइनीज में बोले, कुछ जर्मन में बोले, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अपने दिमाग को कम्युनिकेट करना होता है, हमें अपने दिमाग को खुद समझाना होता है कोई बात, तो उसके लिए एक समय में एक ही भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो उस समय आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करें इंटरमीडिएट लेवल पे। जैसा कि यूपी बोर्ड में तो 1 से 8 तक जो है ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट रहा जो है ग्रामर। आप इंग्लिश को सीखते समय जो है ग्रामेटिकल मीनिंग निकालने की कोशिश करें। और चौथा पॉइंट है प्रैक्टिसेस। जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो भी आपका एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए, ट्रांसलेशन को छोड़। आप जानते हैं इंटरमीडिएट में इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन छोड़ करके बाकी हिंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पूरा पेपर आपका इंग्लिश टू इंग्लिश आता है। आपका पैराग्राफ जो आता है वो भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है। आपकी पोएट्री जो स्टैंजा आता है वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश आता है। जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश आते हैं। आपके टीचर्स जो क्लास में आते हैं वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश आते हैं। यानी यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। किसी इंग्लिश वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जो है हिंदी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल वैसे नहीं किया जाता है। लेकिन आपके बुक्स में पैराग्राफ्स के बीच में जो हिंदी अनुवाद दे दिए गए तो इसके कुछ प्रॉफिट होंगे, कुछ इसके दृष्टिकोण होंगे। सरकार ने इसको दृष्टिगत किया है तो इसके जरूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होंगे। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट करेंगे तो बनाऊंगा कि पैराग्राफ्स के बीच में जो हिंदी ट्रांसलेशन दिए हैं इसके क्या एडवांटेजेस एंड लॉस हैं। मेरे हिसाब से इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है पैराग्राफ्स के बीच में हिंदी ट्रांसलेशन देने का। लेकिन जैसा भी हो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, लैंग्वेजेस, लर्निंग मेथड्स, ग्रामर एंड प्रैक्टिसेस। इस 4 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे इंग्लिश क्लासेस के लिए फ्यूचर में आप कंटिन्यूसली अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे इंग्लिश क्लास करना चाहते हैं तो मेरे चैनल नाइस रेस क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।